hours for food on Oahu. Financial freefall is now possible, even in paradise. On Long Island, a box of free groceries brought out the newly needy. It means that I'll be able to eat and hopefully go to the next food drive. So hello viewers, today we are going to discuss the Great Depression जो बिगिन हुआ था अमेरिका में अक्टूबर 1929। So अब हम ये जानेंगे कि एक्चुअल सिनेरियो क्या था उस समय पे। So वॉल स्ट्रीट क्रैश जो कि 1929 की एक बिगिनिंग थी, एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस थी जो कि द ग्रेट डिप्रेशन कहलाया जाता है। हालांकि इसकी शुरुआत 24 अक्टूबर 1929 को हुआ था और मार्च 1933 तक चला। यह उस समय की लॉन्गर और डिवास्टेटिंग स्टॉक मार्केट क्रैश थी हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की। यह सब फॉल्स एक्सपेक्टेशन और कई अजीब तरीके की मिथ के कारण फैला था। जब स्टॉक मार्केट प्राइस कई बार राइज हो रहे थे तो इन्वेस्टर्स ने कई सारे स्टॉक खरीद लिए और कईयों ने तो स्टॉक की डंपिंग भी चालू कर दी। धीरे धीरे शेयर प्राइस फॉल करने लगे। इससे लोगों के बीच पैनिक बढ़ गया और पैनिक बढ़ने से लोग बहुत ज़्यादा शेयर को सेल करने लग गए, जिससे कि प्राइस कंप्लीटली फॉल कर गए। तो 29 अक्टूबर को, जो कि अमेरिका की हिस्ट्री में आज भी ब्लैक ट्यूसडे के नाम से जाना जाता है, उस दिन शेयर्स प्राइस कंप्लीटली फेल बाय 14 बिलियन यूएस डॉलर। एक सिंगल दिन में 14 बिलियन यूएस डॉलर गिर गया शेयर प्राइस और एक हफ्ते में जो कि 30 बिलियन यूएस डॉलर के करीब और उससे ज़्यादा गिर गया, जो कि वैल्यू इवेपोरेट हो गई। वो वर्ल्ड वॉर 1 के कंप्लीट एक्सपेंडिचर से 10 टाइम्स ज़्यादा थी। हम जानते हैं कि उससे अमंग 20 इयर्स बैक अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 1 की फाइट लड़ी थी और 1930 आते आते जो शेयर्स की वैल्यू थी वो 90% तक फॉल ऑफ कर गई। और इस समय तक कई एज मैनी एज बैंक्स जो कि इन्वेस्ट किए गए थे और उनकी जो सेविंग्स थी स्टॉक मार्केट में वो भी बेकार हो गई, क्योंकि हम जानते हैं कि कई सारे बैंक्स रिवेन्यू कमाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू कमाने के लिए शेयर मार्केट और इन सब में अपनी सेविंग्स, जो कि कस्टमर्स की सेविंग होती है, उन्हें सेव करते हैं। तो वो सभी बैंक्स बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गए और अब स्टॉक मार्केट क्रैश होने से और बैंक्स के बंद हो जाने से इंडिविजुअल ने जो अपनी एक्सपेंडिचर थी या जो एक्सपेंस थे उनको कम कर दिया। और वो एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी हो सकती है, वो दोनों एक्सपेंडिचर्स रोक दिए गए। अब हम जानेंगे व्हाट आर द बैंकिंग फेलियर्स। सो बैंक का रोल किसी भी फाइनेंस को ऑपरेट करने में, रेगुलेट करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका काम करता है। सो बैंक फेलियर्स, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन बैंक्स का सस्पेंशन था, जो कि 1000 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो थे वो कम्प्लीटली फेल्ड हो गए थे अपनी ऑपरेशन को कंटिन्यू रखने में। और सेवरल रीज़न थे उसके, जैसे अनरेगुलेटेड लैंडिंग प्रोसीजर्स, कॉन्फिडेंस इन गोल्ड स्टैंडर्ड जो कि बिल्कुल भी नहीं रह पाया। बैंकिंग सिस्टम स्ट्रगल कर रहा था लोगों के विड्रॉ को पे करने में, और क्योंकि मनी सप्लाई कम हो गई थी इस वजह से कई बैंकों को जो कि लोन के फॉर्म में लिक्विडिटी और प्रॉपर्टीज़ रख रखी थी उन सब को भी बेच के अपनी कैश की लिक्विडिटी को संभालना पड़ा। और इन सब की वजह से अक्टूबर 91 तक 2100 बैंक्स सस्पेंड किए जा चुके थे, जो कि अमेरिका में उस टाइम पे बैंक 50% से ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता था। और इम्पैक्ट जो कि सोशल और पॉलिटिकल था, हम जानते हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बिल्कुल कैलकुलेट नहीं किया था 1930 तक, लेकिन वो जानते थे अगर हम ऐसा करेंगे तो क्योस मच जाएगा पब्लिक के बीच में। और स्टैनली लिबरगॉट जो कि जिन्होंने एस्टिमेट किया कि 24.9% अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहुंच चुका था उस टाइम तक। लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब जर्नी विद इकोनॉमिक्स।